आज का ये टॉपिक है झारखंड राज्य के आपदा प्रबंधन। इसमें से बहुत सारा सिलेबस हम लोग बनाए थे। जैसे पहला था भूकंप, दूसरा में हम लोग का था बाढ़, उसके बाद सूखा, और क्या था कि किसी को याद है? आग। और इसके अलावा क्या लिखे थे? आग के बाद जंगली जानवर का आक्रमण, जंगली जानवर का आक्रमण। इसके बाद सरकार की प्राधिकरण, सरकार की प्राधिकरण। और एक था सरकार की नीतियां। नीतियां, ये झारखंड राज्य के आपदा प्रबंधन का सिलेबस है और इसमें से 5 प्रश्न रहेगा जैसे पीटी में, और 10 नंबर का। और दूसरे एग्जाम भी जो भी ये है, सीजल हो चाहे उत्पाद हो चाहे टीचर का भी हो, जो भी आएगा उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। तो हम लोग भूकंप को कल देख लिए थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे बाढ़ से आगे। तो चलिए बाढ़ को शुरू करते हैं। बाढ़ को शुरू करते हैं, और बाढ़ को शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे कि क्या झारखंड में सभी जिला में बाढ़ आती है। तो नहीं, सब जिला में बाढ़ नहीं आती है। कुछ कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे बाढ़ आने की संभावना ज्यादा रहती है और आती भी है। कुछ कुछ ऐसे बाढ़ भी है कि जहाँ पे अचानक बारिश होने से भी वहाँ पे बाढ़ आ जाती है। तो वैसे भी कुछ जिले हैं, तो उसको देखेंगे। तो तो चलिए हम लोग ये देख रहे हैं कि बाढ़, तो बाढ़ सभी जिला में नहीं आती है, लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं कि प्रभावित में है, और कुछ ऐसे जिले हैं जो अचानक बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ से प्रभावित, बाढ़ को लेते हैं तो फिर से हम लोग मैप बनाते हैं। तो बाढ़ से 2 ही जिले ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से प्रभावित होता है झारखंड में, और 3 ऐसे जिले हैं जो आकस्मिक बाढ़ यानी अचानक बाढ़ आ जाती है, ऐसे 3 जिले हैं। और अगर बाढ़ से केवल बोले प्रभावित तो 2 जिले, लेकिन आकस्मिक बाढ़ 3 जिले। अब देखेंगे पहले बाढ़ वाली, तो गोड्डा और साहेबगंज, ये बाढ़ से प्रभावित जिले हैं। गोड्डा और साहेबगंज ये बाढ़ से प्रभावित जिले हैं, गोड्डा और साहेबगंज। ऐसा क्यों यहाँ पे माना जाता है कि यहीं पे बाढ़ क्यों प्रभाव यहीं पे आती है बाढ़? तो इसलिए आती है कि आप लोगों को याद होगा ना कि इधर से गंगा नदी आती है। कहाँ? साहेबगंज में टच करती है गंगा नदी। तो हो सके गंगा नदी के प्रभाव के कारण ही, गंगा नदी के कारण 3 क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है यहाँ पर। तो इसलिए माना जाता है कि यहीं पे बाढ़ संभावित क्षेत्र है। तो ये
दो जिले, लेकिन अगर बोलती है आकस्मिक बाढ़, एक अलग शब्द है देखिएगा, आकस्मिक बाढ़। आकस्मिक बाढ़ में 3 जिले प्रभावित होती है। 3 जिले आकस्मिक, यानी अचानक, ये कह करके नहीं आएगा कि आज यहीं पे ज्यादा बारिश होगी और यहाँ पे ज्यादा पानी भर जाएगा, लोगों का घर डूबने लगेगा, आंगन डूबने लगेगा। तो ऐसा कौन कौन जिला है? तो 3 जिला, पहला रांची, दूसरा सरायकेला खरसावां, और तीसरा पूर्वी सिंहभूम। ये 3 जिले आकस्मिक बाढ़ से प्रभावित जिले हैं, और 2 जिले जो साहेबगंज और गोड्डा, ये बाढ़ से प्रभावित जिले हैं। दोनों अलग अलग चीजें, दोनों अलग क्वेश्चन है। तो इसको भी याद रखिए, आकस्मिक बाढ़ कहाँ 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 आ जाती है। अब इसको अगर मैप में दिखाइएगा तो कैसे दिखा सकते हैं? यहाँ रांची है, इस तरह से जाइए, बस कुछ नहीं करना है, सीधे बस इसको कलर कर दीजिए। यहाँ पे रांची हो गया, यहाँ पे सरायकेला खरसावां, और यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम। इधर इसलिए छोड़ दिए हैं कि यहाँ पे खुट्टी आएगा, इसलिए ऐसा थोड़ा सा घुमा दिए हैं। तो इसका मतलब यही है कि हम खुट्टी को नहीं ले, क्यों लेंगे खुट्टी को, इसलिए इसको छोड़ दिए हैं यहाँ पे। तो ये आकस्मिक बाढ़ से प्रभावित 3 जिले हैं, और बाढ़ से प्रभावित जिले गोड्डा और साहेबगंज है। यहाँ पे कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कोई। चलिए, और बाढ़ से यहाँ कोई वैसा नहीं है कि कितना मुआवजा दी जाएगी, कि क्या सरकार कितना देगी, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पे अभी कुछ मुआवजा का बात नहीं करेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। सूखा, अगले टॉपिक में हम लोग झारखंड राज्य का आपदा प्रबंधन के सूखा में प्रवेश करते हैं। सूखा प्रभावित जिले, तो झारखंड में 24 जिला ऐसे हैं जो कि सूखा प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। 24 जिला, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि 24 जिला प्रभावित न होकर के कुछ जिला ही प्रभावित होती सूखा से। तो इसलिए, लेकिन प्रभावित जब भी पूछेगा कि सूखा प्रभावित कितने जिले हैं झारखंड में, तो 24 जिले। अगर अभी तक हम लोग इसको बात करें कि सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित वर्ष कब था झारखंड गठन होने के बाद, कि सबसे ज्यादा अकाल कब था, जिसको हम लोग दूसरे शब्द में या अपने देहाती भाषा में बोलते हैं कि अकाल कब होला, ये कौन सा अकाल। इस बार भी बात हो रहा था कि बारिश नहीं होगा सावन में तो अकाल हो जाए, तो इस टाइप से। तो सबसे ज्यादा जो सूखा, सर्वाधिक सूखा था, सर्वाधिक सूखा 2010 में हुआ था, और इसको अकाल वर्ष भी बोला गया था झारखंड का। तो ये दोनों एक ही शब्द है कि सर्वाधिक सूखा कब पड़ा था झारखंड में, तो 2010 ईस्वी में, और अकाल वर्ष भी इसी को बोलते हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि अगर जिस साल मानसून का आगमन नहीं हुआ और खेती नहीं हो पाया यहाँ, तो ऐसे भी वो सूखा पूरी तरह से हो जाएगा। तो अकाल ऐसे ही हो गया, कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिला। तो इसीलिए ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछी गई है कि सर्वाधिक सूखा किस वर्ष में झारखंड में देखी गई है, तो 2010 में। अब यहाँ हम लोग इसका बात करते हैं कि इस वर्ष का डाटा, 2022 का डाटा, करेंट जो
मिला उसको हम अपडेट करते चले जा रहे हैं, ताकि बाद में बहुत कम बर्डन पड़ेगा। नहीं तो करेंट को छोड़ देंगे तो लास्ट में बर्डन बढ़ जाता है, मेरे ऊपर बढ़ जाएगा कि हम इतने सारे करेंट को छोड़ दिए हैं तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए 2022 का करेंट, इसी को लीजिए 2022। अभी हाल के दिनों में आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे अखबारों में, न्यूज़पेपर में या कहीं भी कि राज्य झारखंड राज्य सरकार सूखा राहत घोषित किया है कि सूखा सूखा क्षेत्र घोषित किया। अब उसके लिए पैसा जो दे रही है उसके लिए उसको बोला गया सूखा राहत। तो अभी देखे होंगे कि केंद्र सरकार का टीम भी झारखंड राज्य का दौरा कर रही है, क्योंकि झारखंड सरकार पहले ही घोषित कर दिया है कि हमारे यहाँ इतने प्रखंड सूखा क्षेत्र है, इनके लिए मुआवजा चाहिए। तो मुआवजा चाहिए तो केंद्र सरकार का टीम भेजी गई है कि निरीक्षण कीजिए सचमुच में है या नहीं है। उसके आधार पर फिर इन सूखा जो प्रखंड है, जिन जिन लोगों का सूखा में पड़ गए हैं उन लोगों का मुआवजा दिया देगा। लेकिन देगा किसको? अब जो अपना उसका जो बीमा होती है फसल का जो करवाए हैं उन्हीं लोगों को देगी सरकार। ये नहीं कि हम खेती किए और बीमा करवाए ही नहीं खेती करने से पहले, तो हम चाहेंगे तो हमको नहीं मिल सकता है। अब उसका भी एक रूल्स होता है। तो 2022 में 22 जिला सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। 22 जिला सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसमें से 226 प्रखंड है। 226 पर ये 2022 का डाटा है। जब तक जेपीएससी एग्जाम होती है चाहे जेएसएससी का जो भी एग्जाम होती है, यही 1 साल तक डाटा यही काम आएगा, इसलिए इसमें और खोजने की जरूरत नहीं है। तो याद हो गया होगा कि 2022 में कितने जिला सूखा प्रभावित है? तो 22 जिला। इन्हीं 22 जिला में कितने प्रखंड हो रहा है? तो 226 प्रखंड। 226 प्रखंड। अब आप लोग को थोड़ा दिमाग में आ रहा होगा कि 226 प्रखंड, तो टोटल प्रखंड कितना है झारखंड में? ये भी तो आ रहा होगा दिमाग में कि कितना है। तो 264 प्रखंड है टोटल। 264 प्रखंड है, इसमें से 226 प्रखंड सूखा क्षेत्र घोषित किया गया इस बार। तो यहाँ पे सूखा प्रभावित जो जिले हैं आपदा प्रबंधन के तहत इतना ही जानना है, इससे ज्यादा नहीं है। और बाद बाकी जो भी राहत देती है सरकार, उसको हम सरकार की नीतियां में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे नहीं बताएंगे। अब इसके अगले दौर में चलते हैं तो आग भी एक आपदा प्रबंधन आपदा है। कैसे कि अगर जंगल में या तो प्राकृतिक रूप से आग लग जाए या कृत्रिम रूप से वहां पे आग लगाई जाए, लेकिन वो तो है तो आपदा ही है। जब बड़ा रूप अगर ले लेती है तो वो आपदा ही है। तो इसलिए आग भी लगना एक आपदा है। या तो आप लगाइए, चाहे वो अपने प्राकृतिक रूप से किसी न किसी माध्यम से वो आग लग जाए तो भी वो आपदा है। इसलिए अब देखते हैं आग। अब आग को देखेंगे तो आग जो है झारखंड राज्य के 9 जिले प्रभावित है आग से। तो आग से झारखंड राज्य के 9 जिले प्रभावित है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 9 जिले मतलब 9 जिले ही ऐसे हैं जहां पे आग आग जैसे आपदा से प्रभावित जिले हैं, जहां पे आग लगती है। इसका दूसरा मतलब ये भी हो गया कि सारे जिला में तो जंगल भी नहीं है ना, तो आग कैसे लग जाएगी? अब आपदा का मतलब थोड़ा बड़े विस्तार क्षेत्र में आग लगना, जैसे एक बार कहीं पकड़ लिया तो कुछ दिनों तक चलते रहे।
वैसे आपको बोलेंगे। तो 9 जिले और 9 जिले को अभी एकदम आसान तरीका में देखेंगे कि कैसे याद होगा, एकदम आसान तरीका से। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है ना आपदा प्रबंधन में, और 2 मार्क्स। 10 दिख रहा है आसान की 5 नंबर 5 क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत विस्तार में पढ़ना सभी चीज। अभी इसका 40% भी सिलेबस नहीं कवर किए हैं, तो इसीलिए अभी। अब देखिए 9 जिले प्रभावित, अब इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग, देखिए। ये हो गया मैप। इधर का जिला का कोई मतलब नहीं है, बस आपको इधर से मतलब है। और ये वाला जिला, 9 जिले अब एक एक करके नाम लिख देंगे कि अब आप लोग ये भी देख रहे होंगे ना कि इधर ही जंगल ज्यादा दिखता है, पहाड़ वो जंगल वो ज्यादा इधर ही दिखता है, ये वाला एरिया में ही इधर जंगल है। रांची में बोलिएगा तो रांची में जंगल ही नहीं है, तो यहाँ पे प्राकृतिक जैसे आग कहाँ लगेगी, नहीं लग सकती है। इसीलिए जहां पे जंगल का विस्तार है उन्हीं जगहों में आग जैसे प्राकृतिक आपदा आ सकती है। तो पहला लिखना शुरू कर दीजिए यहाँ से, हजारीबाग। हजारीबाग, दूसरा चतरा, फिर यहाँ पे पलामू। पलामू, इसके बाद गढ़वा, गढ़वा, इसके बाद लातेहार, लातेहार के बाद नीचे गुमला, इसके नीचे सिमडेगा, ये पश्चिम सिंहभूम, पश्चिम, ये रहा हजारीबाग, चतरा, गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। ये जिले आग से प्रभावित जिले हैं, जो कि 9 जिले हैं। तो एक देख रहे हैं कि जिधर जिधर जंगल है, जंगल का विस्तार है, उन्हीं क्षेत्रों में आग जैसे प्राकृतिक आपदा आती है। चलिए उतार लिए होंगे, अब आगे चलते हैं हम लोग इसका। नहीं हुआ था।
अब इसके आगे में वज्रपात, अगला जो आपदा है, आपदा प्रबंधन के तहत वज्रपात। वज्रपात अगला आपदा में वज्रपात। तो एक अच्छा से सुन लीजिए कि पूरे भारत में अगर वज्रपात अगर सबसे ज्यादा कहीं अगर पड़ती है ना, तो वो राज्य है झारखंड। बस सोच लीजिए कि झारखंड में जितना वज्रपात जो से घटना घटती है ना, आपदा की जैसी घटना होती है, किसी भी राज्य में इतना ज्यादा नहीं होती है। तो नीचे लिख लीजिए एक शब्द में कि भारत में सबसे ज्यादा वज्रपात से प्रभावित राज्य झारखंड है। इसके नीचे लिखिए वज्रपात भारत में सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा वज्रपात से प्रभावित राज्य एक लाइन में लिख लीजिए कि भारत में सबसे ज्यादा वज्रपात से प्रभावित राज्य झारखंड है। इसके अंतर्गत 9 जिलों को शामिल किया जाता है। 9 जिले की वज्रपात जैसे आपदा के लिए 9 जिले यहाँ पे जिम्मेदार है, जहां जहां पे वज्रपात होती है। अब उन जिलों को देखेंगे एक एक करके। ये 9 जिले जो वज्रपात 9 जिलों में जो होती है उसको देखेंगे एक एक करके। बस इस तरह से याद रखना है। और 9 जिले अभी कैसे होगा देखिए, एक जिला यहाँ हो गया, कौन है ऐसा, कौन जिला दोनों तरफ टच है दुमका, ये दोनों तरफ इसका टच करती है बाउंड्री, इसीलिए ऐसा बनाते हैं हमेशा दुमका को। एक दुमका हो गया, दूसरा यहां से लीजिए गिरिडीह, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, हजारीबाग, इसके बाद यह चतरा, इसके बाद यह पलामू, लातेहार, इसके बाद लोहरदगा, लोहरदगा, इसके बाद रांची। बस इतने जिले हैं जो वज्रपात से प्रभावित जिले हैं, ये 9 जिले। दुमका, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा और रांची यहाँ पे नहीं है, इसलिए इसको काट दीजिए, गढ़वा में नहीं है। जितने भी छोड़ दिए हैं बाकी जो खाली जगह है यहाँ पे वज्रपात जैसे आपदा से प्रभावित जिले नहीं है। इन्हीं 9 जिलों में वज्रपात जैसी आपदा की घटना ज्यादा होती है।
चलिए अब इसको अगर थोड़ा सा हम लोग यहीं पे बात करें कि इसके लिए जो मुआवजा राशि मिलती है कि वज्रपात जैसे प्राकृतिक आपदा से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो राज्य सरकार उसको कितना मुआवजा देती है। तो दो तरह से मुआवजा है, एक तो पूरी तरह से अगर मृत्यु हो जाए तब, और एक है कि अगर घायल भी है तब भी उसके इलाज के लिए सरकार पैसा देती है। तो दो तरह से पैसा मिलती है। लिखिए मृत्यु होने पर, मृत्यु हो जाने पर 4 लाख रुपया। अगर किसी को वज्रपात जैसे प्राकृतिक आपदा से अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको 4 लाख रुपए सरकार देगी। अगर घायल केवल होती है, घायल हो जाने पर 4300 से लेकर 2.5 लाख तक मिलेगा। 2.5 लाख यानी 2.5 लाख रुपया तक मिलेगा। तो ये दो तरह से इसकी मुआवजा राशि दी जाती है कि अगर मृत्यु हो जाती है तब तो 4 लाख रुपया मिलेगी ही, और अगर घायल की स्थिति में है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, तो उसके इलाज के लिए भी सरकार देखेगी कि कितना इसमें खर्च है। उस हिसाब से 4300 से लेकर 2.5 लाख रुपया तक इसका मुआवजा सरकार देती है। बस इसका मुआवजा अभी तक यही है, और ये क्वेश्चन लगता है इस बार पूछेगा ही, क्योंकि इसी बार इसको अमेंडमेंट करके सरकार बढ़ाई है। तो पहले कम था इसका मुआवजा, इसीलिए इसको बढ़ाई है। इसलिए ये चर्चा में 2022 के शुरुआत में ही बढ़ाया है इस सरकार ने कि किसी की भी वज्रपात से अगर मृत्यु होती है तो 4 लाख रुपए मिलेंगे। तो इसलिए इस बार का जो भी एग्जाम अगर होती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा पूछने की संभावना है। तो अगर यहाँ पढ़े तो ये भी आपदा का ही है ना, अगर नहीं इसको ध्यान दे रहे हैं तो नहीं पता चलेगा कि कहाँ आपदा प्रबंधन में तो आएगा ही नहीं पता चलेगा, लेकिन है इसी का क्वेश्चन। लिखिए अब खनन आपदा, अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है खनन आपदा। खनन आपदा कहने का मतलब ही होता है खनन, जिस जिस जिला में जहाँ पे भी खनिज मिलती है उन्हीं जिलों को खोदा जाएगा, और खोदा जाएगा तो उन्हीं जगहों में क्या होगा, खनन। जैसे प्राकृतिक आपदा हो चाहे तो कृत्रिम आपदा, अगर ज्यादा आप जमीन को खोद रहे हैं तो जमीन तो धंसेगा ही, और धंसेगा तो आदमी उसमें दब के मरेगा ही, और मरेगा तो क्या हो, वो भी आपदा है एक तरह से। तो उन्हीं जिलों को खोदा जाएगा जहाँ पे खनिज संपदा है, तो उन्हीं जिलों में ये खनिज आपदा भी पाया जाएगा। याद रखने का बहुत आसान तरीका है कि खनन आपदा है तो जहां जहां खुदाई होगी जिस जिस जिला में वहीं पे खनन आपदा भी मिलेगा। तो इसका याद रखने का एकमात्र यही तरीका है, और लगता है बहुत सटीक इसका जवाब है कि जहां जहां पे खनन होगा वहीं पे ये आएगा। तो इसको इसके अंतर्गत भी 9 जिले शामिल है। खनन आपदा के अंतर्गत भी झारखंड राज्य में 9 जिलों को शामिल करते हैं। अब ये 9 जिले कौन कौन है, इनको फिर से हम लोग झारखंड के मानचित्र के आधार पर देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे खनिज संपदा पाया जाता है। अगर झारखंड की भू आकृति की जब क्लास चल रही थी, चाहे भूगर्भिक संरचना, तो भूगर्भिक संरचना में भी हम लोग बात किए थे कि कौन सा खनिज कहाँ मिलती है, कौन सा जिला में, अगर बोलेंगे बॉक्साइट कहाँ मिलती है, कोयला कहाँ मिलती है, लोहा कहाँ मिलती है, तांबा कहाँ मिलती है,
तो जहां लोहा मिलेगा वहीं खुदाई होगा, जहां कोयला मिलेगा वहीं खुदाई होगा, जहां बॉक्साइट मिलेगा वहीं खुदाई होगा। तो जहां जिस जिस जिला में खुदाई होगा उन्हीं जिला में खनन जैसे प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित यहीं पे आएगी। तो अब इन 9 जिलों को देखते हैं। ये 9 जिले देखेंगे अभी एक एक करके। एक तो यहाँ है पूर्वी सिंहभूम में खनिज पाई जाती है, पूर्वी सिंहभूम। दूसरा पश्चिम सिंहभूम, दूसरा है पश्चिम सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम। इसके बाद लोहरदगा और लातेहार, लोहरदगा लातेहार। ये लातेहार हो गया और ये लोहरदगा। ये हो गया लोहरदगा। तो लातेहार, लोहरदगा, इसके बाद कोडरमा और गिरिडीह। कोडरमा और गिरिडीह ये हो गया। इसके बाद कहाँ मिलेगा आपका? यहाँ रामगढ़, बोकारो और धनबाद। धनबाद, बोकारो और रामगढ़। ये हो गया। ये 9 जो जिले हैं यहीं पे खनन जैसे आपदा यहाँ पे प्रभावित जिले हैं। जैसे पूर्वी सिंहभूम में देखिए लौह के खनिज अयस्क मिलते हैं, पश्चिम सिंहभूम में भी लौह अयस्क के खनिज मिलते हैं, लोहरदगा में आपका बॉक्साइट मिलता है, तो वहां भी खुदाई होती है। कभी पता चला कि 2-4 आदमी वहीं पे जहाँ पे बॉक्साइट खुदाई हो रही लोड है वहीं पे दब के लोग मर गया, तो वो भी तो खनन जैसे आपदा ही है। उसके बाद लातेहार में भी बॉक्साइट और लातेहार में कोयला भी मिलती है। फिर कोडरमा और गिरिडीह में अभ्रक जैसे खनिज, तो वहां भी खुदाई से कभी न कभी खनन जैसे आपदा आपदा आ जाती है। फिर आपका धनबाद, बोकारो और रामगढ़ बड़े मात्रा में कोयला यहाँ पे उपलब्ध है, जिसके चलते क्या होती है बार बार जैसे घटना यहाँ पे आपका खनन जैसे आपदा आती ही रहती है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका खनन आपदा। तो इन जिलों को एक बार फिर से रफ कर लीजिएगा और याद हो जाएगा सभी को। अब जो इसके अगले पार्ट में पहुंच रहे हैं झारखंड राज्य के आपदा प्रबंधन में, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जंगली जानवर का आक्रमण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगता है यहाँ से क्वेश्चन होना ही चाहिए इस बार का खास जेपीएससी पीटी में, क्योंकि यहाँ भी कुछ ना कुछ राज्य सरकार अमेंडमेंट की है और कुछ नए प्रावधान जोड़े। जैसे हम वज्रपात में बोले कि क्या नया जोड़े हैं, तो इस तरह से यहाँ भी जोड़े हैं जंगली जानवर का आक्रमण। टॉपिक लिखिए जंगली जानवर का आक्रमण।
ये टॉपिक है जंगली जानवर का आक्रमण। अब यहाँ से प्रश्न उठता है ना कि जंगली जानवर कौन कौन जानवर हो सकता है, तो वही जंगली जानवर को हम बोलेंगे ना जो कि हानि पहुंचाती हो, चाहे तुम आदमी को नुकसान पहुंचा रहा हो, चाहे पालतू जानवर को पहुंचा रहा हो हानि, चाहे आपका अन्न भंडार जैसे या तो घर द्वार तोड़ रहा हो, वैसे जानवर को ही लेंगे। जैसे एक अगर हम लोग सोचे कि आदमी को कौन कौन सा जानवर क्षति पहुंचा सकता है, तो हाथी हो गया, बाघ हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, भालू हो गया, सब आदमी को नुकसान पहुंचाएगा ही। लेकिन वही अगर हम बोलते हैं कि कौन सा अनाज को प्रभावित करेगा, कौन सा जानवर खेत में आकर अनाजों को बर्बाद कर करके चला जाएगा, वो भी तो आपदा ही है, क्योंकि वो बता के थोड़ी आ रहा है कि हम आएंगे इस दिन आपका खेत में जितना धान लहलहा रहा है बर्बाद करने। वो अचानक आएगा और कम समय में बहुत बड़ी घटना को अंजाम देके चला जाएगा, तो उसका कौन देगा मुआवजा? तो सरकार तो देगी ही उसको। तो इन्हीं सब चीजों को मैनेजमेंट करने के लिए आपदा प्रबंधन जो ऑफिसर होती है, चाहे जो भी अथॉरिटी होती है, बनाई जाती है। तो जंगली जानवर का आक्रमण, तो पहले हम लोग देखते हैं हाथी का। हाथी का आक्रमण, अगर हाथी का आक्रमण देखे तो कौन सा जिला ऐसे ज्यादा प्रभावित है कि कौन कौन सा जिला में हाथी ज्यादा आक्रमण करती है या बाहर निकल के कुछ चीजों को बर्बाद करके चली जाती है? तो लातेहार, सिंहभूम, सिंहभूम बोले तो दोनों सिंहभूम, पूर्वी और पश्चिमी दोनों सिंहभूम। उसके बाद लिखिए खूंटी और रांची। इन जिलों में हाथी का आक्रमण ज्यादा देखा गया और अभी तक ये किया गया डिक्लेयर कि हाथी का आक्रमण इन्हीं जिलों में ज्यादा होती है। थोड़ा सा हम हाथी का जनगणना की बात करते हैं, एक बार क्वेश्चन आया है। जनगणना, आदमी का भी जनगणना होती है, पशुओं का भी जनगणना होता है, तो हाथी का भी जनगणना होती है। हाथी की जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष में होती है, प्रत्येक 5 वर्षों में हाथी की जनगणना की जाती है। हाथी की जनगणना की जाती है। इस आधार पे 5 वर्षों में हाथी की जो जनगणना की जाती है, उस आधार पे 2012 में 2012 में 688 हाथी थे। कहाँ? झारखंड की बात कर रहे हैं हम लोग, जो भी पढ़ रहे हैं झारखंड का पढ़ रहे हैं, इसलिए झारखंड में तो 688 हाथी थे। दूसरा 2017 के आधार पे 555 हाथी थे। उसके बाद 2019 679, यानी 679 हाथी अभी है झारखंड में। तो अगर अभी आ जाती है कि वर्तमान समय में झारखंड में कितने हाथी है, तो 679 ही बोलना होगा, क्योंकि ये सरकार का डाटा है आपका, और ये मेरा डाटा नहीं है कि अनुमान से निकाल दिए। ये सरकार की डाटा है कि इतना हाथी यहाँ पे है, 679। तो 2019 के आधार पर ही अभी चल रहा है, 679 हाथी है झारखंड में। एक बार क्वेश्चन पूछी गई है कि 2019 के आधार पर झारखंड राज्य में कितने हाथी है?
अब हम लोग यहाँ मुआवजा की बात करेंगे कि अगर हाथी हो चाहे वैसे जानवर जो हानि पहुंचाए, या तो पालतू जानवर को पहुंचाए, चाहे अनाज को बर्बाद करे, चाहे घर घर को ढा दे, या तो आदमी को नुकसान पहुंचा दे, तो उस स्थिति में मुआवजा कितना मिलती है, उस मुआवजा को देखेंगे। मुआवजा राशि, मुआवजा राशि अगर जैसे ही बोले कि मुआवजा राशि, तो अभी हाल के दिनों में अखबारों में बहुत चर्चा हुई है कि लातेहार पलामू एरिया में चीता परेशान किया हुआ है, लोगों को हानि पहुंचा रहा है। तो क्या अगर जिसको भी हानि पहुंचा रही है सरकार देगी कि नहीं? उन लोगों को राशि जरूर देगी सरकार, मुआवजा जरूर देगी। अगर इस तरह से हानि होती है तो जरूर देगी सरकार, क्यों नहीं देगी? तो मुआवजा राशि, तो पहले हम लोग देखते हैं हाथी, पहले हम हाथी को ही देख रहे हैं, या दोनों को ले लीजिए, हाथी प्लस अन्य, हाथी प्लस अन्य जानवर। अब अन्य जानवर में जैसे कैसे ले लेंगे कि बाघ है, भालू है, चीता है, शेर है, ऐसे जो भी जानवर है जो कि हानि पहुंचाएगा आदमी को, उन सभी जानवर को। और ये हाथी तो पहुंचाएगा ही, एक बार खाली पैर रख दिया ना पेट वोट में तो साफ हो जाएगा आदमी, एक ही बार में खत्म। तो ये अब देखिए, तो इसको हम लोग करेंगे कि क्या अगर हाथी कुचल देगा, चाहे अभी चीता ही बहुत आक्रमण कर रहा है, अगर चीता किसी को पूरी तरह से हमला करके अगर उसका मृत्यु हो जाती है तो सरकार कितनी मुआवजा देगी? जब घायल होती है तब कितनी देगी? दोनों स्थिति में सरकार देगी उसको। तो हम लोग एक एक करके लिखते हैं। हम लोग आदमी का पहले बात करते हैं। और आदमी के ऊपर कौन हमला कर रहा है? हाथी और अन्य जानवर। तो आदमी के ऊपर हमला कर रहे हैं हाथी और अन्य जानवर। तो आदमी की स्थिति में हम देखेंगे तो सबसे पहला तो अगर मृत्यु हो जाती है तो पहला हम नीचे लिखते हैं पहला में कि मृत्यु हो जाने पर, मृत्यु हो जाने पर अगर वो 18 साल से ऊपर है, कोई भी व्यक्ति हो अगर 18 साल से ऊपर हो तो उसके लिए अलग राशि निर्धारित है, और 18 साल से अगर नीचे है तो उसके लिए भी अलग राशि निर्धारित की गई है। इसी में अगर 18 साल से ऊपर, हम सीधे ऐसे लिखते हैं 18 प्लस और एरो दिखा देते हैं ऊपर, इसे समझ जाना है कि 18 प्लस है उस व्यक्ति का, तो इसको सरकार कितना देगी? तो 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपया देगी। और अगर वही व्यक्ति 18 साल से कम हो तब उसके लिए 2.5 लाख ही देगी। इसका नीचे एरो दिखा दीजिए, इससे पता चल रहा है क्या कि 18 साल से नीचे का है तो इसको देगी 2.5 लाख। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है? इस बार 2022 में इसको अमेंडमेंट सरकार की है 4 लाख वाला। ये पहले कुछ और राशि था कि अगर हाथी जैसे जानवर से अगर किसी भी व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है तो उनको कम राशि दी जाती थी, लेकिन 2022 में इसको बढ़ा करके कर दिया गया कि अगर ऐसे जानवर से अगर किसी का मृत्यु होती है तो 4 लाख रुपए अब से दी जाएगी। तो दो जगह सरकार परिवर्तन किया, एक तो वज्रपात में और एक आपका यहाँ पे जंगली जानवर का आक्रमण से। तो ये क्वेश्चन पूछने की ज्यादा संभावना है, देखने को मिलेगा। तो 4 लाख रुपया, और यहाँ 2.5 लाख अगर 18 साल से कम का है तो 2.5 लाख। अब अगला
दूसरा पॉइंट में कि अगर मान ले कि अगर हाथी आक्रमण किया और आक्रमण किया तो न तो आदमी मर रहा न जिंदा रह सकता है, मतलब जिंदा रह के भी मर के रह रहा है। आदमी नहीं कहता है कि जिंदा रह के भी हम तुम्हारे बिना मर गए हैं, कहावत सुने होंगे, बहुत सुने, इधर उधर सुने होंगे। तो उस हिसाब से न तो मरने दिया न जिंदा रहने दिया, एकदम बेकार का काम ऐसा कर दिया उसको कि कुछ नहीं कर सकता है वो लाइफ में। उसको दूसरी भाषा में हम लोग बोल देंगे कि अपंग कर दिया, उसका गोड़ हाथ तोड़ दिया। तो अगर अपंग की स्थिति में, अगर किसी कोई अपंग हो गया, मतलब ना तो अपंग का मतलब होता क्या, ना तो अब वो ठीक हो सकता है कभी और ना तो मरेगा इतनी जल्दी, लेकिन अब उसको उसी स्थिति में जीवन को गुजारना होगा। तो अपंग की स्थिति में भी 4 लाख। अब इसको कैसे याद रखिएगा कि अपंग को भी क्यों 4 लाख रुपया दी जा रही, क्वेश्चन बनती है। तो अब मर गया वो तो बहुत अच्छा हो गया, कहते हैं ना कि मर गया तो एकदम अच्छा हुआ कि वो चला गया, किसी को परेशानी कुछ नहीं हुआ ना। लेकिन अगर एक अपंग हो करके अगर रह जाए जिंदा, उसको कोई सेवा मेहनत भी नहीं करेगा, यानी वो मरा हुआ जैसा एकदम रहेगा। इसीलिए दोनों का बराबर कर दिया कि अपंग मतलब ही मर गया। तो 4 लाख रुपया इसका पे। इसके बाद गंभीर घायल, अगर गंभीर घायल है तो 50,000, 50,000। और अगर हल्का घायल है, हल्का घायल है तब 10,000 रुपया। ये हुआ हाथी और अन्य जंगली जानवर जो मानव को नुकसान पहुंचा है, उसके बदले में जो राज्य सरकार जो मुआवजा राशि देती है, उनको अभी हम लोग यहाँ पे बात की है। पहला में था कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको मृत्यु हो जाती है और 18 प्लस अगर वो है तो उसको 4 लाख रुपया, और 18 प्लस से कम आयु के व्यक्ति है तो 2.5 लाख रुपया, और अगर किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से अपंग कर दे वैसी स्थिति में भी 4 लाख, और जो गंभीर रूप से घायल हो गया तो उसको 50,000, और जो हल्का घायल है उसको भी 10,000 सरकार इलाज के नाम पे देगी ही। तो ये हुआ आपका मुआवजा। अभी मुआवजा का सिलसिला जारी है, अभी मुआवजा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आपके घर आंगन आपके घर तक पहुंचेंगे तब तो पता चलेगा कि अच्छा घर को भी, मेरा घर को ढाएगा तब वो मुआवजा मिलेगा। तो घर तक पहुंचेंगे अभी, ज्यादा समझ में आता है ठीक है ना? तो ये यहां तक देखिए। इसके बाद अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं मकान। अभी मुआवजा राशि में चल रहे हैं सिलसिला, हम बोले शुरू में ही बोले कि जंगली जानवर का जो आक्रमण है ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। उस समय देख के ऐसा अजूबा लगेगा कि अरे ऐसा भी होता है कि बकरी को मुड़ा के चल जाएगा तब भी राज्य सरकार पैसा देगी, उस समय लगेगा। लेकिन सब कुछ को पैसा देती है सरकार। अब जहां जहां देती है मुआवजा उसको हम लोग एक लाइन से अभी देखते जा रहे हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे हाथी। अगर हाथी आक्रमण करती है कहाँ, मकान के ऊपर, मकान यानी किसी का घर को ढा दे या किसी को घर को डैमेज करके चले जाए। जैसे होता है कि किसी का घर को या घींच दे, लकड़ी घींच दे, किसी का दीवार गिरा दे, या कोई और तरीका से। दूसरा और है कि
अनाज को भी वो बर्बाद करता है। उसके बाद फिर पालतू पशु अगर आप पाले हैं घर में, कि घर के बाहर में पता चल रहा है कि हम लेरू बछरू गाय बैल हम बांधे हुए हैं भैंस, और आज रात को अचानक हाथी आ गई, सबको पटक पाटक के मोड़ा दिया और चला गया, तो आपका बेकार नहीं जाएगा, आपको राज्य सरकार मुआवजा देगी ही। बस प्रमाणित हो जाना चाहिए कि सचमुच में ये हाथी का ही आक्रमण से सबका मृत्यु हुआ है। तो सबका मुआवजा सिर्फ एक लाइन से देखते जाएंगे और लगातार देखते जाएंगे। अभी हम देखेंगे मकान के ऊपर। अगर अभी मकान के ऊपर देख रहे हैं मुआवजा राशि, कौन आक्रमण करेगा? हाथी। अब ये मत बोलिए कि हाँ मकान में तो शेर भी है, हाँ हाथी हमला कर देगा, चीता भी हमला कर देगा, तो वो मकान को डैमेज नहीं कर सकता, वो केवल आदमी को करेगा और पालतू जानवर को कर सकता है, इसलिए मकान को वो कुछ नहीं करेगा। हाथी का आक्रमण। अब मकान में, तो मकान आप लोग को याद होगा कि मकान को अगर हम लोग देखें तो मकान 3 प्रकार की होती है, क्योंकि इसी तरह से बांटा गया है कि मकान 3 तरह का होता है, तो मुआवजा भी उसी तरह से डिफाइन किया गया है। जैसे हम कहते हैं कि किसी का पक्का का मकान हो, उसको ढहा दिया, और किसी का मिट्टी का मकान हो जिसको कच्चा मकान बोलते हैं, तो दोनों को ढाएगा एक ही हाथी, तो दोनों का मुआवजा भी अलग अलग मिलेगा। क्योंकि जो पक्का मकान बनाया उसका बनाने में लागत ज्यादा लगा, और मिट्टी का जो मकान बनाया उसका तो कम लगा, तो उसको कम ही देगी सरकार। तो इसलिए सबका राशि अलग अलग है। और मकान 3 प्रकार की होती है, 2 को पक्का मकान है, 1 को कच्चा मकान है। तो 2 को पक्का मकान कौन है? एक पक्का मकान को बोलते हैं ढलाई वाला, और एक होता है बिना ढलाई वाला भी पक्का मकान होता है, जिसका दीवार वाल सब पक्का किया हुआ हो। जैसे देखे होंगे कि दीवार सारा सब कुछ पक्का का ही हो, लेकिन उसका छज्जा या तो अल्बेस्टर लगा दिया हो या खपड़ा लगा दिया हो, तो वो भी पक्का ही मकान है, लेकिन बिना ढलाई वाला। और एक है कि पूरी तरह से ढलाई वाला मकान हो गया, तो वो भी पक्का मकान हो। और एक पूरी तरह से कच्ची मकान जो मिट्टी वगैरह से बनाई जाती है उसको, तो मकान को पहले कैटेगरी में बांटिए और मुआवजा उसी तरह से है। पक्की मकान, पक्की मकान के ब्रैकेट में लिखे ढलाई वाला। ये पक्की मकान, और ब्रैकेट में लिख दीजिए ढलाई वाला। अगला फिर से लिखिए पक्की मकान बिना ढलाई वाला। बिना ढलाई वाला। और तीसरा को लिखेंगे कच्ची मकान। कच्ची मकान। ये 3 तरह का मकान होती है। अब देखिए इसको मुआवजा, पहला कैटेगरी लिखिए पूर्ण क्षतिग्रस्त। पूर्ण क्षतिग्रस्त। पूर्ण क्षतिग्रस्त यानी दूसरे शब्द में हम लोग कह सकते हैं कि पूरा पूरा बर्बाद कर दे लो घर पे, कुछ नहीं छोड़ दो, उस सबके हम लोग कहेंगे कि क्या, कि पूर्ण क्षतिग्रस्त। तो इस स्थिति में पक्की मकान इसको देती है 75,000 रुपया, जो ढलाई वाला है। और जो बिना ढलाई वाला है उसको मिलेगा 10,000। और जो कच्ची मकान है 7,500। 7,500 7500 लिखेंगे, ये है 7500, यानी 7,500। इसके बाद फिर दूसरा लिखेंगे गंभीर गंभीर क्षतिग्रस्त। गंभीर क्षतिग्रस्त, इस स्थिति में पक्की मकान को दिया जाएगा 15,000, जो ढलाई वाला हो 15,000।
और जो पक्की मकान फिर से दूसरा है जो बिना ढलाई वाला है, उसको 10,000 ही दिया जाएगा। और जो कच्ची मकान है, जो मिट्टी का भी मकान होती है, उसको फिर से कितना देगी, 7500। इसके बाद थर्ड में साधारण क्षतिग्रस्त। साधारण क्षतिग्रस्त, साधारण क्षतिग्रस्त में 5,000। और इसको या सभी जगह 5,000। कोई भी मकान हो जो साधारण क्षतिग्रस्त है, चाहे पक्की मकान ढलाई वाला हो, चाहे पक्की मकान बिना ढलाई वाला हो, चाहे कच्ची मकान, सभी जगह 5,000। ये हो गया जो हाथी के द्वारा आक्रमण की गई मकान को क्षतिग्रस्त जब पहुंचाती है, या तो पूर्ण क्षतिग्रस्त हो या गंभीर रूप से, या तो साधारण। अब इसको याद कैसे रखेंगे, कि याद कैसे होगा। एक दिमाग सबसे पहले पाल लीजिए कि अगर साधारण क्षतिग्रस्त होती है, थोड़ा बहुत एक आया और एक आध घर का कंडी को घींच दिया। घर का कंडी के कहने मतलब हम समझ जाते होंगे सबको, कि घर का जो लकड़ी छाड़ा जाता है उसी को कंडी बोलते हैं। उसको घींच दिया, थोड़ा बहुत डैमेज कर दिया, तो साधारण उसको बोलेंगे ना। और साधारण बोलेंगे तो साधारण अगर हाथी हानि पहुंचाती है, तो उस स्थिति में चाहे कोई भी मकान हो, चाहे पक्की ढलाई वाला हो, चाहे पक्की बिना ढलाई वाला हो, चाहे कच्ची मकान हो, सबको 5,000। सबसे पहले उल्टा याद कीजिए कि साधारण में 5,000। देख लीजिए कि साधारण में यहाँ भी 5,000, यहाँ भी 5,000, ये पूरे याद हो गया एक बार में, कि साधारण अगर नुकसान पहुंचाएगा तो 5,000। इसलिए आप अगल बगल देखिएगा, कभी घर अगल बगल सुनिएगा कि नहीं रतिया के हाथी निकल रहे लो ना आज रात के, ऊपर घर चल गए कंडिया घीस के, तो समझिए कि मिलता ऊपर 5,000 रुपया। ऐसे शब्दों में समझिएगा कि हाँ 5,000 रुपये मिलता हो। इसके बाद बोलता है गंभीर, तो ये तो साधारण आप लोग समझ गए कि 5,000। अब फिर से याद करेंगे कि जो पक्की मकान है, जो बिना ढलाई वाला हो, उसको दोनों स्थिति में 10,000 ही मिल रहा है। दोनों स्थिति में देखिए, या तो वो पूर्ण क्षतिग्रस्त हो चाहे गंभीर हो, पक्की मकान हो जो, उसको दोनों स्थिति में 10,000, और कच्ची मकान को भी दोनों स्थिति में 7,500 रुपया। इस तरह से याद कर लिया जाता है। तो यहाँ पे आंख बंद करके कि कच्ची मकान है तो 7,500 और 5,000। 7,500 दोनों स्थिति में, चाहे पूर्ण क्षतिग्रस्त हो चाहे गंभीर हो। साधारण में तो 5, साधारण शुरू ही डिफाइन कर दिए कि साधारण में 5,000 मिलेगी, किसी का कोई भी मकान हो। और पक्की मकान में बिना ढलाई वाला सब क्या मिलेगा, कितना, 10,000, और एक ही जगह खाली मिलेगा 5, बस खत्म। और बस यहाँ याद कर लीजिएगा कि पूर्ण क्षतिग्रस्त है, पक्का का घर था इसीलिए उसको 75,000, और गंभीर था तो 15,000। बस इस तरह से ये मकान को क्षतिग्रस्त पहुंचाने पे इसकी मुआवजा दी जाती है। इसके बाद एक और अभी कर लेते हैं, उसके बाद अगले दिन करेंगे। ये है ना। अब हम लोग देखते हैं पालतू जानवर। अगर पालतू जानवर को आकर के नुकसान पहुंचा दे, पालतू जानवर कहने का मतलब, कोई बोलेगा कि मेरा कुत्ता भी हम पाले, उसको भी हाथी उड़ा देगा तो देगा सरकार। ये भी मन में तो उठ रहा होगा ना कि हाँ मेरे यहाँ इतना महंगा कुत्ता है, तो क्यों इसको भी अगर कुछ होती है कुछ जैसा, तो कुछ तो मिलना चाहिए।
तो पालतू जानवर को अगर के ऊपर जब हमला करती है, हाथी हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, और अगर नुकसान पहुंचाती है, पालतू जानवर, पालतू जानवर दूसरे शब्दों में बोले नहीं क्या कि उपयोगी जानवर, जो मानव के द्वारा उपयोग किया जा रहा हो, उपयोगी जानवर। उपयोगी जानवर जैसे कैसे हो गया, गाय, बैल, भैंस, बकरी, ये सब उपयोगी जानवर है, भेड़, ये सब उपयोगी जानवर है। तो इन सब जानवर को जब अगर हानि पहुंचाई जाती है, तब राज्य सरकार कितना देगी? इसको भी उसी तरह 3 कैटेगरी बनाई है। पहला में लिखिए गाय, बैल, भैंस। पहला में गाय, बैल, भैंस। गाय, बैल, भैंस। गाय, बैल, भैंस, ये तीनों को अगर नुकसान हो जाती है, इन लोग को हमला करने के बाद इन लोगों की अगर मृत्यु हो जाती है, गाय, बैल, भैंस, जैसे अगर कहने मतलब कि घर के बाहर में आप गाय चाहे भैंस बांध करके अब घर में है, रात में ही अगर हाथी आ गई और आ गई तो क्या किया, या तो उसको कुचल के मरा दिया चाहे पटक के मरा दिया, तो मर गया तो उसके बदले में तो सरकार देगी। गाय और बैल भैंस के लिए उसके लिए रखा गया मुआवजा 10,000। 10,000 गाय, बैल, भैंस को अगर हाथी या बाघ, शेर, चीता जैसे जानवर अगर हमला करती है और इसको अगर मृत्यु हो जाती है गाय, बैल, भैंस को, तो यहाँ पे राज्य सरकार 10,000 रुपया देगी। इसके बाद आप लोग सुने होंगे बाछा बाछी। बछड़ा बाछी भी सुने होंगे। अगर वो नहीं जान रहे होंगे तो लेरू जान रहे होंगे कि गाय भैंस का भी बच्चा लेरू। तो लेरू अपना भाषा में बोल दीजिए लेरू उसका। तो बाछा बाछी अगर मान ली कि उसको खाली नुकसान पहुंचा दे और मार दिया जानवर, उसको नुकसान पहुंचा दिया, अगर उसका मृत्यु हो जाती है, उस स्थिति में भी राज्य सरकार पैसा देगी। ये प्राकृतिक आपदा के तहत तो इसको 3,000 रुपया, 3,000 रुपया देगी। बच्चा और बाछी को अगर नुकसान पहुंचाती है तो 3,000। इसके बाद बकरा बकरी, बकरा बकरी, अब कोई बोलेगा बकरी खाली नहीं लिख सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं ना कि दोनों लिखना जरूरी है। बकरी लिखिएगा तो खुद ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि हाँ सब हो सकता है। तो बकरा बकरी अगर इसको भी नुकसान पहुंचाता है और अगर मार देता है ऐसे, तो इसके बदले में इसको 2,000 रुपया देगी सरकार। तो ये रहा आपका पालतू जानवर जो उपयोगी जानवर होती है, और शेर, चीता, बाघ जैसे जानवर अगर आक्रमण करती है और इसकी जब पूरी तरह से मृत्यु हो जाती है, तो ये राज्य सरकार मुआवजा देगी। उसमें से गाय, बैल, भैंस बड़ा था तो ज्यादा पैसा, याद रखिए, गाय, बैल, भैंस 10,000। अभी भी जाइएगा गाय बैल लेने जाइए ना, बहुत दाम होती है सबका। जैसे अभी सुनते हैं ना कि स्कूटी का, मोटरसाइकिल का सबका दाम हो गया, उसी तरह उन लोग का भी दाम हो गया, बढ़ गया सबका। पहले जैसा नहीं रहा कि आप 1,000 2,000 मिलेगा बैल। तो समझ जाइए कि गाय चाहे बैल भैंस कितना मिलेगा, 10,000 में, इसलिए उतना लगभग दाम दे रही है। बाछा बाछी छोटा रहता है इसलिए उसको 3,000 दे के ठग रहा है। इसके बाद बकरी और बकरा 2,000 लगभग दे रहा है। तो इस तरह से याद रख लीजिए।
इसके बाद एक और बच रहा है, इसको समाप्त कर देते हैं। अनाज, अनाज को भी नुकसान पहुंचाता है हाथी, तो उसको देखेंगे। अब इसके मुआवजा में हम लोग अगले में पहुंचे हैं, अनाज। अब आपके घर तक पहुंच जाएगा हाथी, घरे से भी निकाल के खा के चल जाएगा। तो अनाज, अन्न, ठीक है, इसको अन्न लिख रहे हैं, अनाज को ही अन्न, खाद्य पदार्थ है इसलिए अन्न लिख रहे हैं। अगर हाथी निकलती है ना, अगर जिसका घर अगल बगल है ना बेतला राष्ट्रीय पार्क का, आप तो अच्छा से समझ रहे हैं, निकलेगा ना तो खेतवा में बर्बाद करते घरवा में भी आ जाएगा फिर, और घरवा में आके पता चला सूर घुसा के निकाल लिया अनाज को और बर्बाद कर दिया। या तो फिर खलिहान में देखिएगा जमा धान, तो उसको भी बर्बाद कर देगा, तो कई जगह बर्बाद करेगा वो, और सब जगह बर्बाद करेगा तो सब जगह का मुआवजा मिलेगा, सरकार देगी ही मुआवजा, बशर्ते उसका सब कुछ प्रमाणित होना चाहिए कि हाँ हाथी ही बर्बाद किया है। ये नहीं कि गाय बैल भी खा के चला गया तो बोले ये हाथी ही खाया है, तो वैसे में नहीं देगा, उसका निरीक्षण होगा, तुरंत नहीं मिलेगा, उसका भी प्रोसेस होता है। तो अन्न, तो अगर हाथी निकलती है तो आपका खेत में भी बर्बाद करेगा, और खलिहान में भी, या तो घर में भी जमा किया हुआ है उसको भी बर्बाद करेगा। अब देखिए इसको भी दो दो कैटेगरी बांटिए, कि पहला वाला को लिखिए भंडारी तन, भंडारी तन। अब भंडारित अन्न जैसे ही बोले भंडारित मतलब भंडार किया हुआ, जमा किया हुआ, तो कहाँ कहाँ जमा कर सकते हैं हम लोग, धान को सोच के चलिए कि धान है, कहाँ कहाँ रखेंगे, खलिहान में और घर में, दो जगह ही भंडारित कर सकते हैं, खलिहान में और घर में। तो इसलिए खलिहान और घर दोनों आप लिख सकते हैं कोमा करके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यहाँ पे अगर खलिहान में अगर हाथी आ जाती है और बर्बाद करके चली जाती है, तो एक मोटा मोटी तौर पे माना गया है राज्य सरकार की तरफ से, एक हाथी कितनों खाएगा ना, तो 5 क्विंटल तक खाएगा। अब 5 क्विंटल खाएगा कि नहीं खाएगा ये बात की बात है, कि ज्यादा खाएगा ये नहीं पता, लेकिन राज्य सरकार डिफाइन किया है कि 5 क्विंटल खा सकता है। तो लिखिए कि 1000 प्रति क्विंटल, 1000 प्रति क्विंटल, आपको मतलब 1 क्विंटल में 1000 रुपया देगी सरकार। उसके बाद मैक्सिमम जो है, अधिकतम जिसको बोलेंगे हिंदी में, मैक्सिमम जो है आपका 5000 रुपया ही राज्य सरकार देगी, उससे ज्यादा भी अगर आपका नुकसान हो गया है ना कितनों का, तो उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, 5000 ही मिलेगा, ये 5000 रुपया ही मिलेगा। तो इस हिसाब से हम लोग बोले ना कि 5 क्विंटल, क्योंकि 1000 प्रति क्विंटल है तो 5000 है तो 5 क्विंटल, तो 5 क्विंटल हाथी खा सकता है। सोच के देखिए कि एक बार में खा जाएगा हाथी, 5 क्विंटल धान खा जाएगा खलिहान में। कोई बोल सकते हैं देखने में तो लगता है कि और खा सकता है। तो ये हो गया। अब नीचे लिख दीजिए मतलब करके लिखिए 5 क्विंटल, 5 क्विंटल। ये कहाँ पे बर्बाद कर रहा है, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, खलिहान, खलिहान और घर, कोमा करके लिख दीजिए, खलिहान और घर। ये हो गया भंडारी तन। अब दूसरा हम लोग खेत में ही अगर बर्बाद करते हैं तब, खेत में, अब लिखिए खेत में अन्न,
दूसरे भाग में हम लोग लिखेंगे खेत में अन्न, खेत में अन्न। जैसे इसमें हम लोग कैसे बात करेंगे ना कि अगर धान खेत में ही लहलहा रहा है, पूरा तैयार हो गया काटने का समय, क्या आप क्या काटिएगा? काटने के लिए वही लोग आ गया एक दिन, पूरा एक कूधा, बोलते हैं ना कि पूरा एक गोहरे आ गया। हम लोग आम चाल बोल भाषा में बोलते हैं गोहरा, तो जितना ज्यादा आएगा ना उसको गोहरा बोलते हैं कि एक गोहरा हो जानवर। तो अगर वैसा आ गलो कि एक घोड़ा और पता चलो 20-25 गो 10 गो हाथी आ गया, क्या आप काटोगे धान को? वो लोग चंद मिनटों में काट के चला जाएगा खेत में ही। तो उस स्थिति में भी क्या करेगा? राज्य सरकार तो पैसा देगी। तो उस स्थिति में माना गया है कि 10,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से माना गया यहाँ पे कि जो क्षेत्रफल होता है खेत का, 10,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देगी। मैक्सिमम आपका 25,000 रुपया तक ही देगी सरकार। तो इसको लिखिए 10,000 प्रति हेक्टेयर। हेक्टेयर 10,000 प्रति हेक्टेयर। मैक्सिमम बोलेंगे तो कितना रुपया देगा? तो 25,000। 25,000 रुपया। तो ये हो गया अनाज का कि खेत में बर्बाद करेगा तो कितना मिलेगा, आपका घर और खलिहान में बर्बाद कर दिया तो कितना मिलेगा। ये था आपका जंगली जानवर का आक्रमण से होने वाले आपदा का मुआवजा। ये था, और ये सारे डाटा सरकार का ऑथेंटिक डाटा है। इतना ऑथेंटिक डाटा आपको जल्दी नहीं मिलेगा कहीं कि हाँ इससे इतना मिलता है इतना मिलता है। ये सारे साइट से खोज के निकाला हुआ है, उसको रखा हुआ है, इसलिए ऑथेंटिक डाटा है। जैसे हम हाथी की संख्या बताए, वो राज्य सरकार की जनगणना की है तो उसका डाटा है। अब इसके बाद जो अगला भाग इसका है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वहां से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को हमेशा मिलता है, और जेपीएससी पीटी में तो वहीं से रहता है ज्यादा। इधर से 1-2 गो रहेगा और वहां से 2 गो जरूर रहेगा। अगला जो पार्ट है, राज्य सरकार का प्राधिकरण। यहाँ पे आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि आपदा प्रबंधन जो विभाग होता है उसको कैसे स्थापना होता है, वहां पे कौन कौन सा मेंबर होते हैं, कौन कौन सा ऑफिसर को लगाया जाता है, सबसे ऊपर में कौन है, उसके नीचे कौन है, सभी चीजों का ज्ञान यही मिलेगा आपको। और इसके बाद फिर उसी में नीचे हम देखेंगे कि जितने भी आपदा यहाँ लिखे, बाढ़, सूखा, खनन, वज्रपात, जंगली जानवर का आक्रमण, आग, इन सभी के ट्रेनिंग देने के लिए भी राज्य सरकार अपना विद्यालय चला रही है। तो कुछ ना कुछ जो विद्यालय में प्रोग्राम चल रहा है, लोग उसका कोर्स करते हैं, तो कौन कौन सा यहाँ पे विद्यालय उसके लिए प्रशिक्षण देती है, उन सभी को भी याद में रखना है एकदम पूरी तरह से। जैसे हम लोग बोलेंगे कि बिरसा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय जो रांची में है, वो किसके लिए देती है प्रशिक्षण? तो वो तो एग्रीकल्चर है, तो आप समझ जाएंगे कि कृषि के लिए, कि अगर जैसे ही कृषि की अति के लिए वो देती है। लेकिन यही बोलेंगे कि श्री कृष्ण लोक प्रशासन हो, बीआईटी मेसरा हो, मेकोन हो, इस तरह से जो भी संस्था है सब कुछ ना कुछ प्रशिक्षण देती है। तो उन सब चीजों को हम लोग कल देखेंगे, और वे वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए उसको छोड़ने का प्रयास न करेंगे।